नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है। चूँकि अध्याय 3 तक हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करा चुके हैं। आज हम करेंगे अध्याय 4 वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको समझाएंगे और उनकी सहायता से हम किस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को परीक्षा में सॉल्व करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। तो यहाँ देखेंगे कि वर्ग समीकरण क्या होता है। तो वर्ग समीकरण जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि वर्ग यानी कि चर पर यदि घात 2 हो तो उसे हम वर्ग के रूप में जानते हैं। जैसे मान लो यहाँ कोई चर x लिया और इस पर यदि घात 1 है तो ये हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जब चर पर घात 1 होती है तो उसे हम रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं, और यदि जब चर पर घात 2 हो और समीकरण हमारा बने तो उसे हम वर्ग समीकरण के रूप में देखेंगे। जैसे यहाँ x + 2 = 0 लिख दिया तो ये हमारा एक रैखिक बहुपद है, या इसे हम रैखिक समीकरण के रूप में कह सकते हैं। या यहाँ 2x - 3 = 6 लिख दिया तो ये हमारा क्या हुआ, एक रैखिक समीकरण। क्योंकि यहाँ चर यानी x इस पर घात 1 है, अधिकतम घात कितनी हो, 1। और यदि हम इसको इस तरह से लिख दें 2x² - 3x + 6 = 0 तो यहाँ x पर घात कितनी है, 2, यानी चर हमारा क्या है, x, और इस पर घात कितनी है, 2। तो ये x² के रूप में हो गया हमारा। तो यही होगा हमारा वर्ग। तो वर्ग का मतलब होता है घात 2। और जब इक्वेशन बने तो उसे हम वर्ग समीकरण कहेंगे, और इसको हम द्विघात समीकरण भी कहेंगे, और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम 3 नामों से पहचानते हैं, तो वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी चर पर अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम वर्ग समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि वर्ग समीकरण को कितने प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, वर्ग समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं, उसके मूल क्या होते हैं, और विविक्तकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कब वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और कब वास्तविक नहीं होंगे, यदि मूल बराबर हैं तो क्या कंडीशन होगी, और मूल यदि बड़ा है तो क्या होगा, और मूल छोटा है तो क्या होगा। तो ये सभी प्रश्नों में पूछा जाता है। तो यहाँ हम एक वर्ग समीकरण लेंगे यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे। जैसे 2x² + x - 6, ये हमारी पाठ्य पुस्तक का ही समीकरण है। तो इसमें देखेंगे हम कि कोई भी वर्ग समीकरण होता है वो हमें इस फॉर्म में मिलेगा, ax² + bx + c = 0। तो ये इसका जनरल फॉर्म होता है, यानी इसको ही बोलते हैं व्यापक समीकरण। तो यदि हम इनकी तुलना करें तो यहाँ x² = x² के हैं, तो यहाँ पर हमें a मिलेगा 2 के बराबर, और x = x है तो x का गुणांक कितना होगा, यहाँ 1, यानी जब कोई संख्या ना हो तो सदैव 1 माना जाता है। तो यहाँ b इक्वल हो जाएगा 1 और c इक्वल होगा -6, c इक्वल -6 हो जाएगा। तो अब यहाँ इस इक्वेशन से हमें कई प्रश्न बनेंगे। जैसे इसमें पूछ सकते हैं कि इसके मूल बताइए वास्तविक हैं कि नहीं हैं, या मूलों की स्थिति बताइए, मूलों अर्थात शून्यक। तो ये हमारे इसमें मूल होंगे जिनको हम पिछले अध्याय में शून्यक के नाम से जानते थे। तो इसके शून्यक या मूल एक ही बात होगी। तो शून्यक या मूल, उसी को हम मूल बोल देंगे। तो इसके मूल हमें मिलेंगे 2, यानी एक मूल अल्फा होगा और दूसरा मूल हमारा बीटा होगा, उसे हम बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पर मूलों की स्थिति पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है विविक्त कर।
इसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसे डी कैपिटल अक्षर से इम्प्लाई करते हैं। तो ये पूछा जा सकता है इसके मूल ज्ञात कीजिए और इसके विविधकर बताइए और इसको कितने तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो इक्वेशन को हल करने की क्लास 10th में इसकी 3 विधियां बताई गई है। तो जो पहली विधि होगी उस विधि को हम मध्य पद विभाजन या गुणनखंड विधि के नाम से जानते हैं, और जो दूसरी विधि होगी उसे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कहते हैं, और तीसरी विधि होगी वह श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानी जाती है। पहली विधि गुणनखंड या मध्य पद विभाजन विधि, और दूसरी विधि होगी उसे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कहते हैं, और तीसरी विधि होती है सूत्र विधि। सूत्र यानी कि जिसे श्रीधराचार्य नामक गणितज्ञ ने दिया था, तो उन्हीं के नाम से श्रीधराचार्य सूत्र विधि के नाम से हम जानते हैं। तो ये 3 प्रकार से हम इसके शून्यक ज्ञात करेंगे, अर्थात x का मान ज्ञात करते हैं। तो इन्हीं के आधार पर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व होंगे। तो ये हमारा व्यापक समीकरण है। तो इसमें हम यदि x निकालेंगे तो ये जो धनाचार्य ने सूत्र दिया है उसे हम लिखेंगे। तो x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b वर्ग माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये इसके मूल या शून्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो इस विधि से जब हम निकालेंगे तो उसको हम सूत्र विधि से ज्ञात करना कहेंगे। तो यदि हम इससे हल करेंगे तो यहाँ पर हमें बी ए सी जो कि व्यापक समीकरण से तुलना करने पर मिले थे, इन मानों को रख देंगे तो हमें इससे 2 शून्यक निकल के सामने आएंगे, और उनसे ही फिर हम इसके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ मान रखते हैं x इक्वल -b, तो -b यानी कि 1 प्लस माइनस। अब यहाँ ध्यान रहे स्टूडेंट को कि b का मान यहाँ धनात्मक रूप में है। यदि यहाँ b की वैल्यू माइनस में होती तो यहाँ पर ये माइनस सूत्र का दिया हुआ है, और b का मान यदि ऋणात्मक होता तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगा करके माइनस ये सूत्र का होता और ब्रैकेट में -1 लिखते। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, तो ब्रैकेट की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ी। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, जल्दबाजी में स्टूडेंट प्रश्न को गलत कर देते हैं। अब यहाँ इनके मान रखेंगे। तो b अर्थात 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a 2 दिया हुआ है इंटू c -6 अपॉन 2 इंटू a यानी कि 2। और यहाँ भी ध्यान रखना है कि स्टूडेंट x इक्वल और फार्मूला लिख देंगे और जो बटे अपना यहाँ लगाएंगे इस तरह से, माइनस भी इस तरह से लिख देंगे, प्लस माइनस करके यहाँ लिख देंगे, और ये बटे 2a इस तरह से लिख देंगे। तो ये लिखने का सही तरीका नहीं है, इससे आपके एग्जाम में नंबर माइनस में जाएंगे यानी कट जाएंगे। तो ध्यान रहे कि जो भी बटे का निशान है उसे हमें इक्वल के ठीक सामने ही रखना है। तो ये गलती स्टूडेंट न करें। तो परीक्षा की कॉपी किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से अधिक अंक आप अर्जित कर सकें, उसका लेखन में विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ ये मान रख दिए हमने। अब इनको हल करेंगे तो x इक्वल -1 प्लस माइनस रूट में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस ये है और माइनस ये है, इन तीनों का मल्टीप्लाई है। तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का माइनस में हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब इनका गुणा करेंगे तो 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48, और अपॉन मिलेगा हमें 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो x इक्वल -1 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 49 अपॉन हो जाएगा 4। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस, इनका यदि हम वर्गमूल लेंगे तो 7 वर्गमूल मिलेगा अपॉन 4 हो जाएगा। अब यहाँ हमें ध्यान देना है कि ये प्लस और माइनस
इसका आशय होगा कि एक बार हम प्लस चिन्ह को लेकर के हल करेंगे और एक बार हम माइनस चिन्ह को लेकर के हल करेंगे। तो यहां देखेंगे प्लस चिन्ह से, तो जब प्लस चिन्ह को लेंगे तो x इक्वल हो जाएगा -1 + 7/4। तो ये हमें मिलेगा 7 - 1। तो इनमें से ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये होगा 6 प्लस का अपॉन हो जाएगा 4। तो यहाँ पर बचेगा 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 3 जा 2 2 जा 3/2। अब लेंगे हम माइनस चिन्ह को, तो माइनस चिन्ह से तो यहाँ होगा x इक्वल -1। अब यहाँ +7 लिया था तो यहाँ -7 लेंगे अपॉन 4। तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस की संख्याएं हमेशा ऐड होती है अर्थात जुड़ती हैं। तो इनको 7 और -1 यानी कि माइनस का 8 होगा अपॉन 4 होगा, इनसे डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे x की 2 वैल्यू हुई। तो यही हमारे हो गए शून्यक या हल। तो अतः अभीष्ट हल या शून्यक या इनको बोलेंगे मूल। तो क्या हुए मूल? x इक्वल 3/2 -2। तो ये हमारे दोनों मूल हुए। तो इनसे ही हम इसके गुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि ये हमें x इक्वल -3/2 मिला, तो इनका हम पक्षांतर करेंगे तो पहले तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल -3 और 2x इनको इस साइड में लाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे इक्वल 0। तो ये हमारा हो गया एक शून्यक। तो एक शून्यक ये हुआ। इसी प्रकार हम दूसरा लेंगे x इक्वल -2, तो इनको इस साइड में लाएंगे तो x + 2 हो जाएगा इक्वल 0। तो ये दूसरा शून्यक हमारा ये हो जाएगा। तो ये हुआ दूसरा शून्यक। यदि इन शून्यकों को हम गुणा कर दें तो पुनः हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, यानी वर्ग समीकरण मिल जाएगा। तो यदि हम x + 2 और 2x + 3 इक्वल 0 इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यही इक्वेशन मिल जाएगा, यानी 2x² + x - 6। यहाँ ध्यान देना है कि माइनस प्लस 3/2 थे तो यहाँ 3 होंगे, तो यहाँ -3 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 2x - 3, तो ये हमारा सही है इक्वल 0। तो इस प्रकार से हमें समीकरण मिल जाएगा। अब देखेंगे इसमें विविक्त कर क्या होता है। तो एक तो समीकरण को हल करने की हमारी ये विधि होती है जिसे हम सूत्र विधि कहते हैं। अब इसमें ही देखेंगे कि विविक्त कर क्या होता है, मूलों की स्थिति क्या होती है। तो इसको हम हटा रहे हैं। तो इस सूत्र में जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू होती है इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विविक्त कर। तो विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट, या हम इसको कैपिटल में D बोलेंगे, और यही होगा हमारा b² - 4ac। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र होता है। तो यदि हम इसमें b,a,c के मान रख देंगे तो हमें ये विविक्त कर ज्ञात हो जाएगा। तो किसी समीकरण में विविक्त कर भी पूछा जा सकता है, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी हमें विविक्त कर पूछने को मिल जाता है। तो यहाँ हल करेंगे हम, तो D इक्वल हो जाएगा, B का मान रखेंगे 1, तो 1² - 4 × a यानी 2 और c - 6। इसको हल कर देंगे तो ये मिलेगा हमें 1 माइनस, अभी किया था तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस का गुणा, तो 48 मिलेगा यहाँ। तो D इक्वल हो जाएगा 49। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि D का मान हमारा 0 से अधिक है, यानी कि D की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो D इज ग्रेटर देन 0। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो हम कहते हैं कि मूल वास्तविक होंगे। मूल यानी दो भिन्न मान होंगे, x के दो भिन्न मान होंगे, अर्थात समीकरण के दो भिन्न मान होंगे। अब यदि हमारा मान, यदि D छोटा होता 0 से, तो ऐसी स्थिति में छोटा होता 0 से का तात्पर्य होगा कि D की वैल्यू माइनस में होती, यानी यहाँ 49 आए हैं
उसी प्रकार से यहाँ कोई संख्या हमारी माइनस में आती, -2, -5, -49, -120 जो भी होता, तो उसको हम कह देते कि डी की वैल्यू 0 से लेस है यानी कम है। तो यहाँ डी लेस देन 0 होता तो हम कह देते कि मूल वास्तविक नहीं है। अर्थात मूल कैसे होंगे? काल्पनिक हैं, इनको हम काल्पनिक बोल देते हैं, काल्पनिक है ये। तो ऐसी स्थिति में कोई निश्चित मान नहीं होता। अब यदि हमें d = 0 मिल जाए, अर्थात d बराबर 0 के ही प्राप्त हो, यहाँ पर हमें 49 के स्थान पर 0 मिल जाता, तो ऐसी स्थिति में मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख देते मूल वास्तविक होंगे एवं बराबर होंगे, अर्थात अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे यहाँ लिख सकते अल्फा इक्वल बीटा होगा और यहाँ पर अल्फा बीटा दो अलग अलग मान हो जाएंगे। तो ये हमारा हुआ विविक्त कर्त। तो विविक्त कर्त से संबंधित इसी प्रकार से प्रश्न आपको मिल सकता है कोई। अब देखेंगे हम कि इसी समीकरण को किस प्रकार से हम मिडिल टर्म स्प्लिट या मध्य पद विभाजन विधि से अथवा गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम पहला पद और अंतिम पद, इन दोनों पदों को देखेंगे। तो पहला पद हमारा 2x² है और अंतिम पद है -6। तो पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x² × -6, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे -12x² यानी प्लस माइनस का माइनस होगा और x² होगा, 6 × 2 = 12 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि जो भी हमें ये गुणनफल मिला, इसमें जो x वर्ग का गुणांक यानी 12 है, इसके हम दो ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उनको यदि हम यहाँ मिडिल टर्म की स्थान पे रखें तो हमें जोड़ने या घटाने पर ये मिडिल का पद मिले यानी कि बीच का पद मिले, और उनका गुणा कर दें तो हमें यही प्राप्त हो जो हमें पहले और लास्ट पद का गुणा करने पर प्राप्त हुआ था। तो यहाँ यदि खंड करेंगे हम 12 के, तो हमें 4 × 3 मिल सकता है और 12 का हमें 12 × 1 भी मिल सकता है और 12 का 6 × 2 भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से हमें ये संभावित गुणनखंड मिल जाएंगे। तो इनको हम कर भी सकते हैं अलग अलग, जैसे 12 को हमने इस तरह से यहाँ किया, तो 2 × 2 × 3 × 1, तो ये हमारे 12 के फैक्टर हुए। तो अब हम एक बार इसको ले लें, फिर इन सबको ले लें, फिर हम इन दोनों को ले लें, इन दोनों को ले लें, तो इस प्रकार से संभावित गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे। तो कहने का आशय यहाँ पर हम ध्यान देंगे, तो यहाँ हमें 4 × 3 यानी 4 × 3 इनको लें, तो यहाँ 4 3 एक एक x लगा देंगे तो गुणा हो जाएगा, तो हमें x वर्ग मिल जाएगा। तो 4 3 × 12। अब देखेंगे 12 हमें माइनस के चाहिए और यहाँ हमें प्लस का 1x चाहिए, तो गुणा करने पर माइनस चाहिए और इस तरह हमें बीच का पद प्लस में है, तो जोड़ने या घटाने पर हमें प्लस का चाहिए। तो जोड़ने घटाने पर प्लस का चिन्ह कब होता है? जो चिन्ह वाली संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ 4x 3x से बड़ा है, तो इसे हम प्लस का रखेंगे और इसमें हम माइनस लगा देंगे यहाँ। तो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, और यदि मल्टीप्लाई का चिन्ह हटा देंगे तो 4x - 3x इक्वल हो जाएगा ये 1x, यानी ये बीच का पद। तो ये बीच का पद हुआ, तो इस पद के स्थान पर हम इन दोनों को यहाँ लिख देंगे, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब यहाँ ध्यान देना है कि -3x को हम यहाँ भी लिख सकते थे, 4x को हम प्लस के इधर भी लिख सकते थे। तो इससे इक्वेशन को हल करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता। अब यहाँ पर हमें 3 पद से 4 पद प्राप्त हुए, तो 4 पद में हम इनके पेयर बना लेंगे, 2 पद के। तो इनमें देखेंगे क्या कॉमन है, तो इसमें हमें 2 और इसमें भी 2 मिलेगा, तो 2 कॉमन लिया और दोनों में एक एक x मिलेगी, तो यहाँ x कॉमन लिया।
अब ब्रैकेट लगा देंगे तो ये 2 बाहर आ गया, x एक बाहर आ गई तो हमें एक x यहाँ ब्रैकेट के अंदर शेष मिली प्लस, और यहाँ 4x में से 2x बाहर आ गए तो यहाँ हमें मिलेगा सिर्फ 2। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये माइनस चिन्ह है तो माइनस कॉमन लेंगे, प्लस होता तो प्लस में कॉमन लेते। तो 3 इसमें भी है और 3 2 जा 6, 3 इसमें भी छिपा हुआ है तो 3 हम दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें प्लस x और प्लस 2। अब यहाँ ध्यान देना है प्लस क्यों आया, क्योंकि हमने ये माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो इसका माइनस कॉमन आया तो ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ प्लस में बचा, और यहाँ से माइनस कॉमन गया तो जब भी माइनस कॉमन होता है तो प्लस बचता है। तो इस प्रकार हमें ये प्राप्त हुआ। अब इनमें ध्यान देंगे कि x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, तो ये सदैव सेम ही प्राप्त होते हैं यदि हम सही तरीके से हल कर रहे होंगे तो इनमें से भी हम x प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2x, ये कॉमन में बाहर आए तो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 2x और ये कॉमन में गए तो माइनस मिलेगा यहाँ 3, इक्वल हो जाएगा 0। तो ये हमारे दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो यहाँ x प्लस 2 इक्वल हम 0 लिख सकते हैं और इसी प्रकार से 2x माइनस 3 इक्वल 0 लिख सकते हैं। तो इनको यदि हल करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा -2 इस प्रकार, और यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल 3 और x इक्वल 3/2। तो ये हमारे दो शून्यक हो गए, यानी अल्फ़ा और बीटा इनको ही हम बोल सकते हैं। तो कोई भी मान को हम अल्फ़ा कह सकते हैं और किसी मान को भी हम बीटा बोल सकते हैं। अतः x इक्वल 3/2 -2, तो यही हमारे शून्यक हुए। तो इस प्रकार से हमने ये हल किया और इसके पहले हमने धराचार सूत्र के द्वारा किया था, तब भी हमारे सेम आंसर आए थे। अब हम करेंगे तीसरी विधि जो कि बहुत महत्वपूर्ण विधि है और उस विधि का उपयोग छात्रों को 11th में और 12th में और आगे की कक्षाओं में भी करने को मिलेगा, इसलिए उस विधि को बहुत सावधानी पूर्वक आपको समझना होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि x वर्ग का गुणांक सिर्फ 1 होना चाहिए। तो पहला स्टेप लिख देंगे यहाँ x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है 2 है, तो इसे हम 1 बनाएंगे। तो 1 कैसे बनेगा, यदि हम इसमें 2 का भाग दे दें तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक में 2 का भाग देने पर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, 2 से 2 डिवाइड हो जाएंगे प्लस, और इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 1/2x हो जाएगा, माइनस इसमें 2 का भाग देंगे तो 6/2 यानी 2 3 जा 6, तो ये -3 हमें मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमें वर्ग समीकरण को पहले बनाना होता है, यानी x वर्ग का गुणांक 1 हो, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है। अब इसमें देखेंगे मध्य पद को। तो मध्य पद या x का गुणांक, इसमें 1/2 का गुणा करना है, ये ध्यान रखना है। या कह दें कि मध्य पद को आधा करना है, या मध्य पद के गुणांक में 1/2 का गुणा करना है। तो मध्य पद का गुणांक क्या होगा, ये 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 1/2। अब बाई चांस यहाँ मान लो 1/4 होता या 1/3 होता तो हम कितने का गुणा करते 1/2 का, तो 1/6 हो जाता। तो हमें सदैव 1/2 का ही गुणांक में गुणा करना है। तो यहाँ हो जाएगा 1/4। तो अब देखेंगे कि 1/4 का हम स्क्वायर करेंगे और एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो तीसरे स्टेप में देखेंगे कि गुणांक का आधा, यानी गुणांक इंटू 1/2 का एक बार स्क्वायर में करेंगे और एक बार इसे हम माइनस में लिख देंगे स्क्वायर को। तो यहाँ हमें मिलेगा ये 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये तीसरा स्टेप में लिखेंगे। तो ये पहला पद ज्यों की त्यों रखेंगे और दूसरे पद को भी हम ज्यों की त्यों रखेंगे और फिर हम इनको लिखेंगे। तो पहले हमेशा हमें प्लस वाला ही लिखना है,
तो प्लस हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। अब ये -3 का नंबर है तो इनको लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसको भी लिखना है, तो इनको हम पहले भी लिख सकते हैं या 3 के बाद भी लिख सकते हैं। तो -1/4 इसका स्क्वायर। अब यहाँ हल करेंगे तो इन पर गौर करेंगे, ये हमारा एक पूर्ण वर्ग समीकरण मिल जाएगा यहाँ, यानी कि जो भी ये स्क्वायर किया हमने उसको लेंगे, इसको लेंगे। तो यहाँ x का पद यदि प्लस में हो तो सदैव प्लस में मान रखेंगे यहाँ गुणनखंड को, और यदि ये माइनस में हो तो इनको हम माइनस करके लिख देते हैं, जैसे यहाँ समझ में आ जाएगा। यानी x वर्ग है और ये 1/4 का वर्ग है, तो x वर्ग वाला हम सिर्फ x लेंगे, और ये x वाला पद यदि प्लस में है तो यहाँ प्लस रखेंगे, और ये माइनस होता तो यहाँ माइनस रखते हैं। तो यहाँ देखेंगे प्लस में है तो यहाँ प्लस रखेंगे, और दूसरा ये वर्ग है, यानी ये वर्ग, और जो मध्य पद से हमने ये वर्ग प्राप्त किया था उसे लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 1/4 इसका होल स्क्वायर। तो इसको यदि हम खोलेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा, यानी x + 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो हमको ये मिलेगा पूरा समीकरण। तो यानी यहाँ सूत्र लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab ये सूत्र होता है, इसकी तुलना कर देंगे तो a यानी कि x² + b यानी 1/4 का स्क्वायर और +2 × x × 1/4, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएंगे तो ये हमें x/2 मिल जाएगा। तो अब इनकी तुलना करेंगे, देखो x² ये मिला, 1/4 का स्क्वायर ये मिला और x/2 ये मिला, तो इनका स्क्वायर खोलेंगे तो यही समीकरण हमको मिल जाएगा। तो इनका हम विलोपन कर देंगे और इसको लिख देंगे। अब इनको देखेंगे तो -3 माइनस ये हो जाएंगे 1/16 = 0, यहाँ भी 0 लिखना है। अब इनको सॉल्व कर देंगे तो ये x + 1/4 स्क्वायर, अब ये -3, तो माइनस दोनों में है तो यहाँ माइनस कॉमन ले लें और इनको ब्रैकेट में अंदर 3 + 1/16 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी हम हल कर सकते हैं। यहाँ इनको हल करेंगे, माइनस इनको हम एक साइड में हल कर लेंगे, यानी 3/1 कर देंगे + 1/16, यानी LCM लेकर के इनको हल करेंगे। तो ये 16 हमारा LCM हो जाएगा, तो ये चौकी तो रहेंगे, 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएंगे 48 + 16 बन जा 16, यानी 1 बार जाएगा भाग, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 1, तो ये मिल जाएंगे 49/16। तो यहाँ पर 49/16 = 0 ये प्राप्त हो जाएंगे। या हम इनको लिख सकते हैं x + 1/4 का होल स्क्वायर -7/4 का होल स्क्वायर = 0। तो यही हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये प्राप्त हो जाते हैं। अब इनका हम दूसरी साइड में पक्षांतर कर देंगे, या हम इनको a² - b² सूत्र के द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो हम दोनों प्रकार से आपको यहाँ बता देंगे। तो पहले यहाँ x + 1/4 का स्क्वायर, अब ये -7/4 का होल स्क्वायर हम इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हमारे हो जाएंगे प्लस के 7/4 का होल स्क्वायर। तो इनको और सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर दोनों साइड है, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, √ होगा। तो x + 1/4 का स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर और √ तो जब √ हटेगा तो जो भी हमें वर्गमूल प्राप्त होता है वो सदैव प्लस और माइनस के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ भी हम देखेंगे x + 1/4 इक्वल, तो ये √ और वर्ग जब दोनों होते हैं तो √ वर्ग दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें यहाँ मिलेंगे +-7/4, ये हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ प्लस और माइनस यानी प्लस चिन्ह को भी लेंगे एक बार और एक बार माइनस चिन्ह को लेंगे, तो यहाँ प्लस चिन्ह से लिख दें तो x + 1/4 = 7/4 होगा। तो ये x इक्वल हो जाएगा 7/4 - 1/4, तो ये माइनस हो जाएंगे उधर, तो ये हल करके हो जाएगा 4 सेम है तो 7 और -1 डायरेक्ट उनका LCM निकल जाएगा। जब हर समान होते हैं तो सीधे हम घटा सकते हैं, तो 6/4 मिल जाएगा ये। तो ये 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी कि 3/2। तो ये हमारा x का मान हो गया 3/2, एक मान ये हो गया। अब माइनस चिन्ह को लेके हल करेंगे
तो हमें मिलेंगे x प्लस 1/4 इक्वल -7/4, यानी इस चीज़ को लेंगे। पहले प्लस लिया था, अब माइनस। तो यहाँ मिलेगा x इक्वल -7/4 और ये भी हो जाएगा -1/4। इनको हल कर देंगे तो माइनस माइनस की दोनों संख्याएं हैं और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो 7 और -1 यानी माइनस के 8/4, 4 2 जा 8 यानी -2। तो x इक्वल हमारा हुआ -2। तो ये आंसर हो गया। तो हमारे दोनों शून्यक ये निकल के सामने आ गए। तो अभीष्ट हमारा हल हो जाएगा ये x इक्वल 3/2, -2। तो ये आंसर बन जाएगा। तो यही हमने पिछले दोनों प्रश्नों में भी सेम किया था। अब इसको हमने बताया आपको कि हम उस सूत्र के द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो सूत्र के द्वारा कैसे हल करेंगे, इसको हम यहाँ हल करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा x प्लस 1/4 स्क्वायर -7/4 स्क्वायर इक्वल 0, यानी हम यहाँ से लेंगे इससे ये स्टेप नहीं करेंगे। तो इससे हल करेंगे तो यहाँ हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर। तो इसको कहते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस बीजी व्यंजक के माध्यम से हम इसको हल करेंगे। तो a यानी कि ये हमारा पूरा ये a हो गया और इसको हम b बोल देंगे। तो एक बार हो जाएगा a प्लस बी और एक बार हो जाएगा a माइनस बी इक्वल 0। तो यहाँ a यानी कि ये पूरा x प्लस 1/4 और प्लस b माने 7/4। तो ये हो जाएगा 7/4, ये बन गया। और दूसरा a यानी x प्लस 1/4 माइनस 7/4 यानी कि ये b हो गया। तो इनको हल करेंगे तो यहाँ इनका एलसीएम ले लेंगे। तो x प्लस 4 4 सेम है, तो 7 1 8 8/4 हो जाएगा। तो यहाँ 8/4 और यहाँ देखेंगे यहाँ भी 4 4 सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो -6 बचेंगे। तो -6/4 इक्वल 0। तो x इनको डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 4 2 जा और यहाँ डिवाइड कर देंगे तो -3/2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये दो गुणनखंड मिल जाएंगे। अब इनसे ही हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो यानी x प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएंगे, तो x इक्वल -2 ये मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे तो x -3/2 इक्वल 0 होंगे, तो x इक्वल हो जाएंगे 3/2। तो ये दूसरा आंसर हमें ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने वर्ग समीकरण को तीनों विधियों से आपको समझाया। अब इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही समझेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। ये परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, तो इसका पूरा लाभ लें और परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करें।